नमस्ते और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द लैब रैट्स में। आज का टॉपिक है लैकोपेरॉन और ये वीडियो इस टॉपिक का पार्ट 3 है, लैकोपेरॉन जीन म्यूटेंट्स। अच्छा, ऐसे लोग जिन्हें लैकोपेरॉन का कॉन्सेप्ट तो क्लियर होता है लेकिन उन्हें मेरोडाइप्लॉइड इकोलाई सेल वाले क्वेश्चंस में थोड़ी कंफ्यूजन होती है, उनके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है। साथ ही साथ जो बिगिनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम लैकोपेरॉन पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत यूजफुल है क्योंकि इसे मैंने डिटेल में बनाया है और कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर किए हुए हैं। बट बिगिनर्स के लिए एडवाइस ये है कि आप इससे पहले इसके जो 2 पार्ट्स हैं इस लैकोपेरॉन टॉपिक के, उन वीडियोस को पहले देखिए ताकि आप इस थर्ड पार्ट को अच्छे से फॉलो कर पाएँ। उन वीडियोस के मैं लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ मेरे सारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के बारे में अपडेट मिलती रहे। तो आज के वीडियो में जो डिफरेंट जीन म्यूटेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लैक ऑपरेटर म्यूटेंट, लैक रिप्रेसर म्यूटेंट एंड लैक प्रोमोटर म्यूटेंट। इन तीनों म्यूटेंट कंडीशंस को हम हैप्लॉइड इकोलाई सेल के केस में देखेंगे। साथ ही साथ इन म्यूटेंट कंडीशंस का मेरोडाइप्लॉइड इकोलाई सेल पे क्या इफेक्ट होता है हम ये भी देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को समझ लेते हैं जिससे हमें इस वीडियो को समझने में और आसानी होगी। सिस डोमिनेंट, a gene or DNA sequence that can regulate only the genes located on the same contiguous piece of DNA is known as cis dominant. Example lac operator और lac promoter। क्योंकि यहाँ पे lac operon टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो एग्जाम्पल्स भी lac operon से ही लिए गए हैं। अच्छा, सिस डोमिनेंट क्या होता है? ऐसे जीन या डीएनए सीक्वेंस जो कि जिस डीएनए मॉलिक्यूल पर प्रेजेंट है उसी डीएनए मॉलिक्यूल के दूसरे जीन्स को रेगुलेट करें, उन्हें हम सिस डोमिनेंट बोलते हैं। सपोज ये 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें से इस पर्टिकुलर डीएनए पे कोई सीक्वेंस है। सपोज इस सीक्वेंस को हम लैक प्रोमोटर कंसिडर करते हैं। इस लैक प्रोमोटर पे अगर कोई आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा तो ऑब्वियसली इसी डीएनए मॉलिक्यूल पे प्रेजेंट लैक ओपेरॉन के जीन क्लस्टर का ट्रांसक्रिप्शन होगा, ना कि किसी और डीएनए मॉलिक्यूल पे। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे डीएनए सीक्वेंसेस जो कि जिस डीएनए पे प्रेजेंट है उसी डीएनए के दूसरे जीन्स को अफेक्ट करें, उन्हें हम सिस डोमिनेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है ट्रांस डोमिनेंट, a gene or DNA sequence that can regulate genes located on the same contiguous piece of DNA as well as those present on other DNA molecule is known as transdominant. Example lac repressor। तो ऐसे जीन या डीएनए सीक्वेंसेस जो कि जिस डीएनए मॉलिक्यूल पे खुद प्रेजेंट है उस डीएनए मॉलिक्यूल के जीन्स साथ ही साथ दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल के जीन्स को भी रेगुलेट करें, उन्हें हम ट्रांसडोमिनेंट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है लैक रिप्रेसर जीन। अगर हम सिस और ट्रांस दोनों के एग्जाम्पल्स देखें तो सिस डोमिनेंट के केस में एग्जाम्पल्स है लैक ऑपरेटर और लैक प्रोमोटर। ये दोनों ही डीएनए सीक्वेंसेस हैं जिसपे सेलुलर फैक्टर्स जब बाइंड करते हैं तो किसी जीन का रेगुलेशन पॉसिबल होता है। इनका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं होता, ये एज अ सीक्वेंस ही काम करते हैं जिसके कारण ये जिस डीएनए मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उसी डीएनए मॉलिक्यूल के जीन्स को अफेक्ट करते हैं। अगर हम ट्रांस डोमिनेंट की बात करें तो लैक रिप्रेसर जीन का जो प्रोडक्ट होता है वो एक प्रोटीन प्रोडक्ट होता है, लैक रिप्रेसर प्रोटीन। प्रोटीन्स डिफ्यूज कर सकते हैं, वो जिस डीएनए से एक्सप्रेस हो रहे हैं उस डीएनए के दूसरे जीन्स साथ ही साथ किसी दूसरे स्ट्रैंड के जीन्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अब हम इस ब्लू सेगमेंट को रिप्रेसर जीन का सेगमेंट समझें, अगर इस जीन से रिप्रेसर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, रिप्रेसर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा तो ये रिप्रेसर प्रोटीन इस पर्टिकुलर डीएनए पे प्रेजेंट लैक ओपेरॉन्स को भी अफेक्ट करेगा और इस दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल पे प्रेजेंट लैक ओपेरॉन के जीन्स को भी अफेक्ट करेगा। क्योंकि ये एक डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल है, ये डिफ्यूज करके दोनों ही डीएनए स्ट्रैंड्स को अफेक्ट कर सकता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो कि जिस डीएनए स्ट्रैंड से एक्सप्रेस हो, डीएनए मॉलिक्यूल से एक्सप्रेस हो, उस डीएनए मॉलिक्यूल के जीन्स को अफेक्ट करे साथ ही साथ दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल्स को भी अफेक्ट करें, तो इन्हें हम ट्रांस डोमिनेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है पार्शियल डाइप्लॉइड स्ट्रेन, strains in which a few chromosomal genes on an extra chromosomal genetic element called the F factor are introduced into a bacterial cell। तो ऐसे बैक्टीरियल सेल जिनमें कुछ क्रोमोसोमल जीन्स के कॉपी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस कराया जाए, उन्हें हम पार्शियल डाइप्लॉइड स्ट्रेन बोलते हैं। ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम एफ फैक्टर बोलते हैं। अब इन्हें हम पार्शियल डाइप्लॉइड स्ट्रेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्ट्रेन अपने जीनोम में प्रेजेंट
सारे जीन के लिए हैप्लॉइड होते हैं, एक्सेप्ट उन जीन्स के लिए जिनकी कॉपीज हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट के थ्रू सेल में इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो क्योंकि ये कुछ ही सेलेक्टिव जीन के लिए डाइप्लॉइड होते हैं, तो इन्हें हम पार्शियल डाइप्लॉइड स्ट्रेन बोलते हैं। इनिशियली पार्शियल डाइप्लॉइड स्ट्रेन की सिंथेसिस सिस ट्रांस जीन की स्टडी के लिए की जाती थी, और इन्हें हम आगे भी देखेंगे इस स्लाइड में किस तरीके से पार्शियल डाइप्लॉइड स्ट्रेन में लैक ओपेरॉन जीन्स की स्टडी की जाती है। सबसे पहला म्यूटेंट कंडीशन है लैक ऑपरेटर म्यूटेंट, जिसे हम लैक ओसी या कॉन्स्टिट्यूटिव ऑपरेटर भी बोलते हैं। ऑपरेटर म्यूटेंट को हम कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेंट क्यों बोलते हैं? ये टर्म कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेंट टर्म जो हम ऑपरेटर म्यूटेंट के लिए यूज करते हैं, ये बेसिकली हैप्लॉइड इकोलाई सेल के कंटेक्स्ट में बोला जाता है। हैप्लॉइड इकोलाई सेल में एक सेट ऑफ लैक ओपेरॉन प्रेजेंट होते हैं जो कि उसके क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट होते हैं। वहीं पे पार्शियल डाइप्लॉइड इकोलाई सेल में दो सेट ऑफ लैक ओपेरॉन प्रेजेंट होते हैं, एक क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल में और दूसरा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल में। ऐसे में दोनों ही लैक ओपेरॉन के जीन प्रोडक्ट्स एक दूसरे लैक ओपेरॉन को अफेक्ट करते हैं। डिपेंड करता है कि कौन से जीन सिस डोमिनेंट है और कौन से ट्रांस डोमिनेंट है। इसीलिए किसी भी म्यूटेंट कंडीशन का, चाहे वो ऑपरेटर म्यूटेंट हो, रिप्रेसर म्यूटेंट हो या प्रमोटर म्यूटेंट हो, किसी भी म्यूटेंट कंडीशन का इफेक्ट जरूरी नहीं कि जैसा हैप्लॉइड इकोलाई सेल के कंडीशन में हो वैसा ही पार्शियल डाइप्लॉइड इकोलाई के कंडीशन में भी हो। फिलहाल ये देखते हैं कि ऑपरेटर म्यूटेंट को हम कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेंट क्यों बोलते हैं। ऑपरेटर सीक्वेंस और रिप्रेसर प्रोटीन के बीच बहुत ही स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है, जिसके कारण ऑपरेटर सीक्वेंस में अगर कोई भी म्यूटेशन होता है तो वो रिप्रेसर प्रोटीन से रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता है और रिप्रेसर प्रोटीन उस सीक्वेंस पे बाइंड नहीं कर पाता, जिसके कारण लैक ओपेरॉन का नेगेटिव रेगुलेशन नहीं हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हैप्लॉइड सेल का कंडीशन अगर देखा जाए तो ये लैक रिप्रेसर, ये लैक प्रोमोटर, ये लैक ऑपरेटर, ये लैक ओपेरॉन के जीन क्लस्टर को रिप्रेजेंट किया गया है। ऑपरेटर सीक्वेंस क्योंकि म्यूटेटेड है, इस पे रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड नहीं कर सकता है, जिसके कारण लैक ओपेरॉन जीन्स का एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूटिवली होता रहेगा। अब हम देखते हैं कि मीडिया में लैक्टोज प्रेजेंट या एब्सेंट होगा तो दोनों कंडीशन में क्या होगा। लैक्टोज जो कि सेल में एलोलैक्टोज में कन्वर्ट होता है, उसका मेन फंक्शन होता है रिप्रेसर को इनएक्टिवेट करना ताकि वो ऑपरेटर सीक्वेंस से बाइंड ना कर सके। यहाँ इस कंडीशन में लैक्टोज मीडिया में प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, दोनों ही केस में रिप्रेसर मॉलिक्यूल ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर सकता क्योंकि ऑपरेटर का सीक्वेंस यहाँ पे म्यूटेटेड है। यानी कि दोनों ही कंडीशन में हैप्लॉइड सेल के केस में लैक ओपेरॉन कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन शो करेगा, जिसके कारण हम ऑपरेटर म्यूटेंट को कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेंट बोलते हैं। अब हम इसका रोल पार्शियल डाइप्लॉइड सेल के केस में देखते हैं। ये पार्शियल डाइप्लॉइड को मेंशन किया गया है। यहाँ पे दो सेट ऑफ लैक ओपेरॉन्स देखे जा सकते हैं। एक सेट ऑफ लैक ओपेरॉन क्रोमोसोमल डीएनए पे प्रेजेंट है और दूसरा सेट ऑफ लैक ओपेरॉन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल पे प्रेजेंट है। साथ ही साथ पार्शियल डाइप्लॉइड सेल के कभी भी क्वेश्चंस आए तो लैक ओपेरॉन के जो भी जीन्स को मेंशन ना किया गया हो उन्हें हम वाइल्ड टाइप कंसिडर करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे लैक रिप्रेसर और लैक प्रोमोटर को मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए हम उन दोनों जीन्स को वाइल्ड टाइप कंसिडर करेंगे और उसी बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये ओवरऑल जीन्स को देखते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल रेगुलेशन वाला ऑपरेटर है, यानी कि इस पे नॉर्मली रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करेगा और लैक ओपेरॉन जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं होने देगा। लेकिन मीडिया में जब इंड्यूसर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा उस कंडीशन में लैक ओपेरॉन जीन्स का एक्सप्रेशन होगा। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूटिव रेगुलेशन वाला ऑपरेटर, यानी कि ये ऑपरेटर क्योंकि म्यूटेटेड है, इसके कारण इन दोनों जीन्स का कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होता रहेगा। ये ऑपरेटर सीक्वेंस इन दोनों जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेगा और कॉन्स्टिट्यूटिव ऑपरेटर सीक्वेंस इन दोनों जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेगा। क्योंकि हम जानते हैं ऑपरेटर सिस डोमिनेंट होता है, इसलिए कोई भी पर्टिकुलर ऑपरेटर, चाहे ये नॉर्मल ऑपरेटर हो या कॉन्स्टिट्यूटिव ऑपरेटर हो, दोनों ही जिस डीएनए मॉलिक्यूल पे प्रेजेंट है उसी डीएनए मॉलिक्यूल के जीन्स को रेगुलेट करेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मीडिया में लैक्टोज के प्रेजेंट या एब्सेंस पे क्या इफेक्ट होता है इस लैक ओपेरॉन के ओवरऑल एक्सप्रेशन पे। तो अगर मीडिया में लैक्टोज मॉलिक्यूल एब्सेंट होगा, ऐसे कंडीशन में रिप्रेसर प्रोटीन इस ऑपरेटर से बाइंड होगा और जिसके कारण इन दोनों जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं होगा।
लेकिन रिप्रेसर मॉलिक्यूल इस ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा क्योंकि इस ऑपरेटर का सीक्वेंस म्यूटेटेड है, जिसके कारण इन दोनों जीन्स का एक्सप्रेशन होगा। अब दूसरा केस देखते हैं जहां पे लैक्टोज मॉलिक्यूल मीडिया में प्रेजेंट होगा। ऐसे कंडीशन में रिप्रेसर मॉलिक्यूल इनएक्टिवेट हो जाएगा, जिसके कारण वो इस ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा और इन दोनों लैक ओपेरॉन जीन्स का एक्सप्रेशन होगा। और यहाँ पे लैक्टोज के प्रेजेंस में भी रिप्रेसर मॉलिक्यूल इस ऑपरेटर सीक्वेंस से बाइंड नहीं कर पाएगा और इन दोनों जीन्स का एक्सप्रेशन होगा। यानी कि मीडिया में लैक्टोज प्रेजेंट हो या ना हो, ये ऑपरेटर जो कॉन्स्टिट्यूटिव ऑपरेटर है ये हमेशा ही फंक्शन करेगा, इससे रेगुलेट होने वाले ये दोनों जीन्स का एक्सप्रेशन होगा। लेकिन जो नॉर्मल ऑपरेटर है ये बेसिकली इंडक्शन के दौरान ही लैक ओपेरॉन जीन्स का एक्सप्रेशन शो करेगा। तो ओवरऑल ये पार्शियल डाइप्लॉइड कंडीशन में एक ओपेरॉन इंड्यूसिबल ओपेरॉन है जो कि इस नॉर्मल रेगुलेशन के अंडर कंट्रोल हो रहा है, और एक ओपेरॉन कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन शो कर रहा है जो कि इस कॉन्स्टिट्यूटिव ऑपरेटर से रेगुलेट हो रहा है। नेक्स्ट है लैक आई यानी रिप्रेसर जीन रेगुलेटरी म्यूटेशन। रिप्रेसर जीन में अगर किसी भी तरीके का म्यूटेशन होता है तो उसके कारण उसके पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंसेस में चेंजेस आ सकते हैं। कोई भी प्रोटीन अपने प्रॉपर फोल्डिंग, प्रॉपर शेप, स्ट्रक्चर या एक्टिविटी के लिए अपने अमाइनो एसिड पे ही डिपेंड करता है। सेम यहाँ पे अगर रिप्रेसर के पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंसेस में चेंजेस आते हैं तो रिप्रेसर के फोल्डिंग पैटर्न या उसके असेंबली में या उसके एक्टिविटी में चेंजेस आते हैं और वो इनएक्टिव रिप्रेसर में कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही साथ म्यूटेशन के कारण कोई स्टॉप कोडोन भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं जीन में, जिसके कारण रिप्रेसर प्रोटीन का ट्रांसलेशन प्रीमेच्योरली टर्मिनेट हो जाए और इन सारे केसेस में क्या होगा, इनएक्टिव रिप्रेसर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। ये इनएक्टिव रिप्रेसर मॉलिक्यूल ना तो ऑपरेटर को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, ना ही उस पर बाइंड करके लैक ओपेरॉन को नेगेटिवली रेगुलेट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हैप्लॉइड कंडीशन को देखा जाए तो यहाँ पे रिप्रेसर जीन जो है वो म्यूटेटेड है, इसके प्रोडक्ट्स इनएक्टिव प्रोडक्ट्स बनेंगे और वो ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएंगे। अब देखना है कि मीडिया में लैक्टोज के प्रेजेंस या एब्सेंस से कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो लैक्टोज का मेन काम क्या होता है, सेल के अंदर एंटर करके वो एलोलैक्टोज का फॉर्मेशन करता है जो कि रिप्रेसर मॉलिक्यूल्स को इनएक्टिवेट करता है ताकि वो ऑपरेटर से बाइंड ना कर सके। यहाँ पे मीडिया में लैक्टोज प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, दोनों ही केस में ऑलरेडी इनएक्टिव रिप्रेसर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी कि मीडिया में इंड्यूसर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, सारे केसेस में लैक ओपेरॉन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस होंगे हैप्लॉइड इकोलाई स्ट्रेन के केस में। अब हम देखते हैं इस म्यूटेंट कंडीशन का इफेक्ट पार्शियल डाइप्लॉइड सेल में। ये पार्शियल डाइप्लॉइड सेल को रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ दो सेट ऑफ लैक ओपेरॉन्स प्रेजेंट है, एक सेट क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट है और दूसरा सेट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट है। एक वाइल्ड टाइप रिप्रेसर जीन है और एक म्यूटेटेड रिप्रेसर जीन है। यहाँ पे लैक प्रोमोटर को नहीं मेंशन किया गया है तो उसे हम वाइल्ड टाइप कंसिडर करेंगे और उसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक वाइल्ड टाइप रिप्रेसर जीन है, यानी कि इससे वाइल्ड टाइप रिप्रेसर मॉलिक्यूल बनेगा जो कि इंड्यूसर के एब्सेंस में ऑपरेटर से बाइंड करके लैक ओपेरॉन को नेगेटिवली रेगुलेट करेगा। साथ ही साथ इंड्यूसर के प्रेजेंस में ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा और लैक ओपेरॉन जीन का एक्सप्रेशन इनिशिएट हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल इस ऑपरेटर को अफेक्ट करेगा। अब अगर दूसरे ओपेरॉन को देखें, यहाँ पे म्यूटेटेड रिप्रेसर जीन है, यानी कि इसका प्रोडक्ट जो होगा वो इनएक्टिव होगा, वो इस ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा। तो इसका क्या मतलब है, ये सारे जीन्स कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस होंगे? नहीं। हम जानते हैं कि रिप्रेसर जीन जो होते हैं वो ट्रांसडोमिनेंट होते हैं, यानी कि वो जिस डीएनए मॉलिक्यूल से एक्सप्रेस होते हैं उस डीएनए मॉलिक्यूल के साथ साथ दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल के जीन्स को भी अफेक्ट करते हैं। यानी कि अगर ये रिप्रेसर जीन, वाइल्ड टाइप रिप्रेसर जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका प्रोडक्ट इस डीएनए मॉलिक्यूल के जीन्स को भी अफेक्ट करेगा, साथ ही साथ दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल के ओपेरॉन को भी अफेक्ट करेगा। तो ये अकेला वाइल्ड टाइप रिप्रेसर का प्रोडक्ट इन दोनों ही ऑपरेटर को अफेक्ट करेगा। अब देखते हैं मीडिया में लैक्टोज के प्रेजेंस या एब्सेंस का क्या अफेक्ट होगा। अगर मीडिया में लैक्टोज मॉलिक्यूल एब्सेंट है, ऐसे केस में रिप्रेसर प्रोटीन इन दोनों ही ऑपरेटर से बाइंड करेगा, जिसके कारण दोनों ही ओपेरॉन के जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा।
अगर मीडिया में लैक्टोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो रिप्रेसर मॉलिक्यूल इन दोनों ही ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा। इन दोनों ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा क्योंकि रिप्रेसर मॉलिक्यूल एलोलैक्टोज के प्रेजेंस में इनएक्टिवेट हो जाएगा और इस केस में दोनों ही ओपेरॉन के लैक ओपेरॉन जीन्स का एक्सप्रेशन होगा। यानी कि ओवरऑल अगर हम रिजल्ट देखें तो इस पार्शियल डाइप्लॉइड कंडीशन में दोनों ही ऑपरेटर्स एक ही वाइल्ड टाइप लैक रिप्रेसर जीन प्रोडक्ट से रेगुलेट होंगे, साथ ही साथ दोनों ही ओपेरॉन इंड्यूसिबल ओपेरॉन की तरह बिहेव करेंगे। नेक्स्ट है लैक सुपर रिप्रेसर। लैक सुपर रिप्रेसर और नॉर्मल लैक रिप्रेसर में क्या डिफरेंस है? लैक रिप्रेसर मॉलिक्यूल लैक ऑपरेटर सीक्वेंस पे बाइंड करके लैक ओपेरॉन को नेगेटिवली रेगुलेट करता है, वहीं पे एलोलैक्टोज जो कि एक्टिव इंड्यूसर है वो इस नॉर्मल लैक रिप्रेसर मॉलिक्यूल को इनएक्टिवेट कर सकता है और लैक ओपेरॉन जीन्स के एक्सप्रेशन को इनिशिएट कर सकता है। अगर हम लैक सुपर रिप्रेसर की बात करें तो ये नॉर्मल लैक रिप्रेसर मॉलिक्यूल की तरह ही ऑपरेटर सीक्वेंस से बाइंड कर सकता है, लेकिन एलोलैक्टोज मॉलिक्यूल इन लैक सुपर रिप्रेसर मॉलिक्यूल्स को इनएक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर हैप्लॉइड इकोलाई सेल का एग्जाम्पल देखें तो हैप्लॉइड इकोलाई सेल में अगर लैक सुपर रिप्रेसर जीन प्रेजेंट है तो मीडिया में लैक्टोज प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, दोनों ही केस में ऐसे हैप्लॉइड इकोलाई सेल में लैक ओपेरॉन जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं होता है। अब हम पार्शियल डाइप्लॉइड सेल की बात करें तो वहां पे अगर वाइल्ड टाइप लैक रिप्रेसर जीन और लैक सुपर रिप्रेसर जीन दोनों ही प्रेजेंट हो तो ऐसे कंडीशन में लैक सुपर रिप्रेसर जीन ज्यादा ट्रांसडोमिनेंट बिहेव करते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? अगर हम नॉर्मल लैक रिप्रेसर के बारे में हमने जैसे कि प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, लैक रिप्रेसर मॉलिक्यूल ऑपरेटर से बाइंड करता है, एक टाइम पॉइंट के बाद वो ऑपरेटर से डिटैच करता है और दूसरा रिप्रेसर मॉलिक्यूल आके ऑपरेटर से बाइंड करता है। इस एक मॉलिक्यूल के डिसोसिएट होने में और दूसरे मॉलिक्यूल के आकर बाइंड होने के बीच में एक फेनोमेना होता है जिसे हम लीकी एक्सप्रेशन बोलते हैं। इसके बारे में आप डिटेल में मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। लीकी एक्सप्रेशन फेनोमेना बहुत ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में अगर फेवरेबल कंडीशन हो तो इकोलाई के पास वो प्रॉपर जीन प्रोडक्ट्स प्रेजेंट हो जो कि लैक ओपेरॉन को इंड्यूस करने में उससे हेल्प करें। अगर हम लैक सुपर रिप्रेसर की बात करें तो ये मॉलिक्यूल्स ऑपरेटर से अगर बाइंड करते हैं तो डिसोसिएट नहीं होते हैं। ऐसे केस में अगर सेल में लैक नॉर्मल लैक रिप्रेसर मॉलिक्यूल और लैक सुपर रिप्रेसर मॉलिक्यूल दोनों ही प्रेजेंट है तो सेल में ओवरऑल डोमिनेंट इफेक्ट लैक सुपर रिप्रेसर मॉलिक्यूल्स की ही देखने को मिलती है, क्योंकि अगर ये एक बार ऑपरेटर से बाइंड हो जाते हैं तो डिसोसिएट नहीं होते हैं और दूसरे रिप्रेसर मॉलिक्यूल चाहे वो सुपर रिप्रेसर हो या नॉर्मल लैक रिप्रेसर मॉलिक्यूल हो उसको बाइंड होने का मौका नहीं देते हैं। ऐसे कंडीशन में चाहे वो हैप्लॉइड इकोलाई सेल हो या पार्शियल डाइप्लॉइड इकोलाई सेल हो, इन सेल्स में अगर लैक सुपर रिप्रेसर जीन प्रेजेंट है तो ऐसे इकोलाई सेल्स लैक्टोज को एज अ कार्बन सोर्स यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। इस म्यूटेंट केस को हम पार्शियल डाइप्लॉइड सेल में देखते हैं कि वहां पे कैसे ये लैक ओपेरॉन को अफेक्ट करता है। ये पार्शियल डाइप्लॉइड सेल को रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ दो सेट ऑफ लैक ओपेरॉन प्रेजेंट है, एक क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल में, दूसरा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल में। ये सुपर रिप्रेसर जीन है जिसके प्रोडक्ट पे एलोलैक्टोज का कोई इफेक्ट नहीं है। ये सुपर रिप्रेसर जीन के प्रोडक्ट्स यानी लैक सुपर रिप्रेसर मॉलिक्यूल्स इस ऑपरेटर से को रेगुलेट करेंगे। ये नॉर्मल रिप्रेसर है यानी कि ये इंड्यूसर के एब्सेंस में ऑपरेटर से बाइंड करके लैक ओपेरॉन को नेगेटिवली रेगुलेट करेगा और इंड्यूसर यानी एलोलैक्टोज के प्रेजेंस में ये इनएक्टिव रहेगा और ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा। ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल इस ऑपरेटर को रेगुलेट करेगा। साथ ही साथ ये दोनों ही रिप्रेसर मॉलिक्यूल इन दोनों ही ऑपरेटर को रेगुलेट कर सकते हैं। लेकिन हमने अभी जस्ट देखा कि अगर पार्शियल डाइप्लॉइड सेल में सुपर रिप्रेसर और नॉर्मल रिप्रेसर दोनों ही जीन प्रेजेंट है तो सेल में बेसिकली सुपर रिप्रेसर ही एज अ ट्रांसडोमिनेंट एक्ट करता है, यानी कि वो नॉर्मल रिप्रेसर की एक्टिविटी को मास्क कर लेता है या इसे ऑपरेटर से बाइंड नहीं होने देता है और ये सुपर रिप्रेसर ही दोनों ऑपरेटर से बाइंड करेगा इस केस में। ऐसे कंडीशन में दोनों ही लैक ओपेरॉन सुपर रिप्रेसर से ही रेगुलेट होगा। तब मीडिया में चाहे लैक्टोज प्रेजेंट हो
या एब्सेंट हो, दोनों ही केस में ऑपरेटर से सुपर रिप्रेसर जीन बाइंड रहेगा, सुपर रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड रहेगा, जिसके कारण लैक ओपेरॉन जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं होगा। यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो मीडिया में लैक्टोज प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, लैक ओपेरॉन कंटिन्यूअसली ऑफ रहेगा। नेक्स्ट म्यूटेंट कंडीशन है लैक आई क्यू या लैक आई एस क्यू। तो यहाँ पे क्यू और एस क्यू क्वांटिटी और सुपर क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है। जनरली ऐसे म्यूटेशंस का इफेक्ट लैक रिप्रेसर के एक्सप्रेशन लेवल पे होता है, मतलब कि इन म्यूटेशंस के प्रेजेंस में लैक रिप्रेसर प्रोटीन नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ज़्यादा एक्सप्रेस होता है सेल में। तो इन म्यूटेशंस के प्रेजेंस में जनरली एलोलैक्टोज की इंडक्शन एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। वो कैसे? जनरली एक सेल में अराउंड डजन ऑफ लैक रिप्रेसर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो सपोज अगर हमने लैक्टोज प्रोवाइड किया और सेल में अराउंड 15 एलोलैक्टोज प्रेजेंट है, ठीक है, 15 एलोलैक्टोज प्रेजेंट है और ये डजन ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन प्रेजेंट है। ऐसे कंडीशन में एलोलैक्टोज मॉलिक्यूल इनफ है कि वो सारे के सारे रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिवेट कर दें या ऑलमोस्ट सारे रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिवेट कर दें, ताकि वो इंडक्शन कर सके सक्सेसफुली लैक ओपेरॉन के जीन्स का एक्सप्रेशन सक्सेसफुली इनिशिएट कर सके। अब अगर हम आई क्यू या फिर आई एस क्यू का कंडीशन लें, यहाँ पे लैक रिप्रेसर प्रोटीन ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। कितने ज़्यादा ये बुक्स में क्लियरली मेंशन नहीं है, बट अगर हम यहाँ पे सपोज कि हम अगर 20 मॉलिक्यूल्स भी लेके चलते हैं, यहाँ पे अगर रिप्रेसर प्रोटीन 20 प्रेजेंट है, 12 के जगह पे 20 प्रेजेंट है सेल में, और एलोलैक्टोज वही 15 प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन में क्या है, एलोलैक्टोज मॉलिक्यूल उतने सफिशिएंट नहीं है कि सारे के सारे रिप्रेसर मॉलिक्यूल को इनएक्टिवेट कर दें, और फिर यहाँ पे चांसेस हो जाते हैं कि रिप्रेसर मॉलिक्यूल जाके वापस से ऑपरेटर पे बाइंड करे और लैक ओपेरॉन जीन्स को नेगेटिवली रेगुलेट कर सके। तो ऐसे में इंडक्शन एफिशिएंसी जो होती है लैक ओपेरॉन की कम हो जाती है, जहाँ पे ये दोनों म्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है लैक डोमिनेंस रिप्रेसर। ये टर्म थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। जब आप लैक डोमिनेंस रिप्रेसर रीड करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये ऐसा कोई रिप्रेसर मॉलिक्यूल होगा जो कि नॉर्मल रिप्रेसर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और ये उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली लैक ओपेरॉन को रेगुलेट करेगा, लेकिन होता इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है। लैक डोमिनेंस रिप्रेसर के केस में रिप्रेसर सब यूनिट्स नॉर्मली कंबाइन नहीं होते हैं, जिसके कारण फंक्शनल रिप्रेसर टेट्रामर का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, और ये टेट्रामर क्योंकि फंक्शनल नहीं होते हैं, ये ऑपरेटर सीक्वेंस से बाइंड नहीं कर पाते हैं और लैक ओपेरॉन को नेगेटिवली रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। अब अगर हैप्लॉइड इकोलाई के केस में देखा जाए तो अगर उस सेल में लैक डोमिनेंस रिप्रेसर जीन प्रेजेंट है तो ऐसे हैप्लॉइड इकोलाई सेल्स में लैक ओपेरॉन जीन्स का एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूटिवली होता रहता है, चाहे मीडिया में लैक्टोज प्रेजेंट हो या ना हो। अब हम पार्शियल डाइप्लॉइड सेल का एग्जांपल लेते हैं। किसी भी पार्शियल डाइप्लॉइड सेल में अगर नॉर्मल रिप्रेसर जीन और लैक डोमिनेंस रिप्रेसर जीन दोनों ही प्रेजेंट हो तो ऐसे केस में लैक डोमिनेंस रिप्रेसर जीन ज़्यादा ट्रांस डोमिनेंट होता है। ये कैसे पॉसिबल होता है ये देखते हैं। रिप्रेसर मॉलिक्यूल जनरली 4 आइडेंटिकल सब यूनिट से मिलके बना होता है। ये चारों आइडेंटिकल सब यूनिट की असेंबली प्रॉपरली होनी ज़रूरी है ताकि एक्टिव रिप्रेसर टेट्रामर का फॉर्मेशन हो। ये एक्टिव रिप्रेसर टेट्रामर्स ऑपरेटर सीक्वेंस से बाइंड करते हैं और लैक ओपेरॉन को नेगेटिवली रेगुलेट करते हैं। वहीं पे अगर हम लैक डोमिनेंस रिप्रेसर की बात करें तो ये भी 4 आइडेंटिकल सब यूनिट से बने होते हैं, लेकिन क्योंकि इन सब यूनिट्स की असेंबली प्रॉपरली नहीं होती है, ये इनएक्टिव रिप्रेसर टेट्रामर बनाते हैं जो कि ऑपरेटर सीक्वेंस से बाइंड नहीं कर पाता है। अब हम पार्शियल डाइप्लॉइड इकोलाई सेल के केस में देखते हैं, जहां पे लैक डोमिनेंस रिप्रेसर जीन और नॉर्मल रिप्रेसर जीन दोनों ही प्रेजेंट है। जनरली किसी भी इकोलाई सेल में 10 से 12 रिप्रेसर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इस पार्शियल डाइप्लॉइड इकोलाई के सेल में नॉर्मल रिप्रेसर सब यूनिट्स के साथ साथ लैक डोमिनेंस रिप्रेसर सब यूनिट्स भी प्रेजेंट हैं। तो बहुत चांसेस हैं कि जब भी ये सब यूनिट्स असेंबल होंगे टेट्रामर में तो सारे ही टेट्रामर में मिक्स एंड मैच यूनिट्स प्रेजेंट होंगे, दोनों ही सब यूनिट्स प्रेजेंट होंगे, जिसके कारण सारे के सारे रिप्रेसर टेट्रामर्स इनएक्टिव होंगे और ये सब लैक डोमिनेंस के टेट्रामर की तरह ही बिहेव करेंगे। यानी कि कोई भी रिप्रेसर टेट्रामर इस पार्शियल डाइप्लॉइड इकोलाई में ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा।
ऑलमोस्ट सारे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि कोई भी रिप्रेसर टेट्रामर ऑपरेटर से बाइंड ना कर पाए। इसीलिए हमने पहले ही डिस्कस किया कि पार्शियल डाइप्लॉइड इकोलाई सेल में अगर लैक डोमिनेंस रिप्रेसर जीन और लैक रिप्रेसर जीन दोनों ही प्रेजेंट हो तो ऐसे केस में लैक डोमिनेंस रिप्रेसर जीन ज़्यादा ट्रांसडोमिनेंट बिहेव करता है। अब इस केस में हैप्लॉइड सेल हो या पार्शियल डाइप्लॉइड सेल हो, दोनों में ही अगर लैक डोमिनेंस रिप्रेसर जीन प्रेजेंट होते हैं तो उनमें लैक ओपेरॉन जीन्स कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस होते हैं और ये सारे ही जीन प्रोडक्ट्स सेल में हमेशा ही बनते हैं, चाहे मीडिया में लैक्टोज प्रेजेंट हो या ना हो। अब इस म्यूटेंट कंडीशन का इफेक्ट देखते हैं पार्शियल डाइप्लॉइड सेल के केस में। यहाँ पे दो सेट ऑफ लैक ओपेरॉन्स प्रेजेंट है, एक क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल के लिए। ये नॉर्मल रिप्रेसर है, यानी कि नॉर्मली ये ऑपरेटर से बाइंड करेगा और लैक ओपेरॉन को नेगेटिवली रेगुलेट करेगा, लेकिन एलोलैक्टोज मॉलिक्यूल के कारण जब ये इनएक्टिवेट होगा तो ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा और ऐसे केस में लैक ओपेरॉन जीन्स का एक्सप्रेशन होगा। इस रिप्रेसर मॉलिक्यूल से इस ऑपरेटर का रेगुलेशन होगा। ये डोमिनेंट रिप्रेसर है, ये इस पे किसी भी तरीके के एलोलैक्टोज का या फिर किसी भी चीज़ का इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी एक इनएक्टिव रिप्रेसर टेट्रामर का फॉर्मेशन कर रहा है। ये किसी भी केस में ऑपरेटर सीक्वेंस से बाइंड नहीं कर पाएगा, इसलिए मीडिया में लैक्टोज प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस रिप्रेसर मॉलिक्यूल पे। ये डोमिनेंट रिप्रेसर जीन इस ऑपरेटर को रेगुलेट करेगा। साथ ही साथ हम जानते हैं कि रिप्रेसर जीन जो होते हैं वो ट्रांसडोमिनेंट होते हैं, यानी कि ये दोनों ही रिप्रेसर जीन के प्रोडक्ट्स इन दोनों ही ऑपरेटर को रेगुलेट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ऐसे पार्शियल डाइप्लॉइड कंडीशन में सारे के सारे टेट्रामर्स इनएक्टिव बनते हैं तो दोनों ही ऑपरेटर पे डोमिनेंट रिप्रेसर जीन्स का इफेक्ट होगा। दोनों ही ऑपरेटर डोमिनेंट रिप्रेसर जीन से ही कंट्रोल होंगे। अब अगर ओवरऑल देखा जाए कि मीडिया में लैक्टोज के प्रेजेंस या एब्सेंस का क्या इफेक्ट होगा, तो मीडिया में लैक्टोज प्रेजेंट हो या लैक्टोज एब्सेंट हो, दोनों ही केस में डोमिनेंट रिप्रेसर जीन जो होते हैं वो ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाते हैं और लैक ओपेरॉन जीन्स का कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेशन होता रहता है। यानी कि मीडिया में लैक्टोज प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, लैक ओपेरॉन हमेशा ही ऑन रहेगा ऐसे कंडीशन में। अब हमने सारे लैक रिप्रेसर म्यूटेंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया। एक बार ये सारे म्यूटेंट कंडीशंस को समराइज करते हैं और देखते हैं कि सारे म्यूटेंट कंडीशंस के जो प्रोडक्ट होंगे उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या होगी। तो पहला है म्यूटेंट लैक रिप्रेसर। जनरली ऐसे म्यूटेटेड जीन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाते। देन है लैक सुपर रिप्रेसर, लैक क्वांटिटी रिप्रेसर, लैक सुपर क्वांटिटी रिप्रेसर। ये तीनों ही रिप्रेसर मॉलिक्यूल्स ऑपरेटर से बाइंड कर सकते हैं और लैक ओपेरॉन को नेगेटिवली रेगुलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ लैक क्वांटिटी रिप्रेसर और लैक सुपर क्वांटिटी रिप्रेसर, ये दोनों ही म्यूटेंट कंडीशन में लैक रिप्रेसर मॉलिक्यूल का एक्सप्रेशन लेवल और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल जनरली लैक रिप्रेसर मॉलिक्यूल के एक्सप्रेशन लेवल को भी अफेक्ट करते हैं। देन एंड में है लैक डोमिनेंट रिप्रेसर। लैक डोमिनेंट रिप्रेसर के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो खुद तो ऑपरेटर से बाइंड नहीं ही कर पाते हैं, साथ ही साथ पार्शियल डाइप्लॉइड सेल के कंडीशन में ये नॉर्मल रिप्रेसर सब यूनिट्स के साथ मिलके इनएक्टिव रिप्रेसर टेट्रामर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये ओवरऑल अगर ये पांचों ही म्यूटेशन कंडीशन को देखा जाए तो पहले चार जो म्यूटेशन कंडीशन है ये बेसिकली ऑपरेटर से रिलेटेड है, ऑपरेटर पे बाइंड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये दोनों ऑपरेटर के साथ साथ एक्सप्रेशन लेवल को भी रेगुलेट करते हैं। ये जो आखिरी म्यूटेंट कंडीशन है ये ऑपरेटर से बाइंड तो नहीं ही कर पाता है, साथ ही साथ ये नॉर्मल रिप्रेसर मॉलिक्यूल को भी अफेक्ट करता है। ये नॉर्मल रिप्रेसर सब यूनिट्स के साथ असेंबल होकर इनएक्टिव रिप्रेसर टेट्रामर का फॉर्मेशन करता है। लास्ट है लैक प्रोमोटर म्यूटेशन। प्रोमोटर ऐसे डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं जो कि आरएनए पॉलीमरेज से बाइंडिंग और जीन के ट्रांसक्रिप्शन और एक्सप्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए जब लैक प्रोमोटर में म्यूटेशन होता है तो उसके कारण लैक ओपेरॉन का ओवरऑल जीन क्लस्टर अफेक्ट होता है। इस जीन क्लस्टर में 3 जीन्स प्रेजेंट होते हैं, बीटा गैलेक्टोसिडेज, लैक परमिएज और बीटा गैलेक्टोसाइड ट्रांसएसिटाइलेज।
लैक प्रोमोटर में जब म्यूटेशन होता है तो आरएनए पॉलीमरेज इस प्रोमोटर साइट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है और इस पे बाइंड नहीं कर पाता है, जिसके कारण ओवरऑल जीन क्लस्टर का एक्सप्रेशन नहीं हो पाता। प्रोमोटर एक सिस डोमिनेंट डीएनए एलिमेंट है, यानी कि ये जिस डीएनए मॉलिक्यूल पर प्रेजेंट होता है उसी डीएनए मॉलिक्यूल के दूसरे जीन्स को रेगुलेट करता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो लैक ओपेरॉन के केस में कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रोमोटर को म्यूटेटेड शो किया गया है तो चाहे कोई भी कंडीशन हो, लैक ओपेरॉन के जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं होगा। अगर प्रोमोटर म्यूटेटेड है तो लैक ओपेरॉन जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं होगा, चाहे किसी भी तरीके का कंडीशन हो। अब हम इसे थोड़ा एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। ये हैप्लॉइड सेल का कंडीशन है। यहाँ पे प्रोमोटर म्यूटेटेड है, यानी कि इस पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा, जिसके कारण लैक ओपेरॉन जीन क्लस्टर्स का एक्सप्रेशन नहीं होगा। मीडिया में लैक्टोज के प्रेजेंस या एब्सेंस का क्या इफेक्ट होगा? लैक्टोज अगर एब्सेंट है तो ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल ऑपरेटर से बाइंड करेगा। लैक्टोज अगर प्रेजेंट है तो रिप्रेसर मॉलिक्यूल इनएक्टिवेट हो जाएगा, ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा। दोनों ही केस में चाहे लैक्टोज प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, रिप्रेसर मॉलिक्यूल एक्टिव हो या इनएक्टिव हो, वो ऑपरेटर से बाइंड करे या ना करे, सारे कंडीशंस में आरएनए पॉलीमरेज इस म्यूटेटेड प्रोमोटर सीक्वेंस से बाइंड नहीं करेगा और लैक ओपेरॉन जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं होगा, यानी कि ओवरऑल कंडीशन में लैक ओपेरॉन स्विच ऑफ रहेगा। अब हम पार्शियल डाइप्लॉइड सेल के कंडीशन में देखते हैं। यहाँ पे दो सेट ऑफ लैक ओपेरॉन दिखाए गए हैं। इस केस में ये नॉर्मल लैक प्रोमोटर है, यानी कि इस पे लैक ओपेरॉन इस प्रोमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और लैक ओपेरॉन जीन्स का एक्सप्रेशन होगा। डिपेंड करता है कि मीडिया में इंड्यूसर प्रेजेंट है या नहीं है। ये प्रोमोटर इन दोनों जीन्स के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेगा। ये म्यूटेटेड लैक प्रोमोटर है। ये प्रोमोटर इन दोनों जीन्स के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेगा, क्योंकि हम जानते हैं प्रोमोटर एक सिस डोमिनेंट डीएनए सीक्वेंस है, तो वो जिस डीएनए मॉलिक्यूल पे प्रेजेंट होगा उसी डीएनए मॉलिक्यूल के जीन्स के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेगा। अब हम देखते हैं मीडिया में लैक्टोज के प्रेजेंस या एब्सेंस का क्या इफेक्ट होगा, पर उससे पहले ये वाला कंडीशन देखते हैं। ये प्रोमोटर म्यूटेटेड है। इस केस में मीडिया में लैक्टोज प्रेजेंट हो या ना हो, इंड्यूसर मॉलिक्यूल एक्टिव हो या इनएक्टिव हो, वो ऑपरेटर से बाइंड करे या ना करे, सारे ही कंडीशन में आरएनए पॉलीमरेज इस प्रोमोटर से बाइंड नहीं कर सकता। इसीलिए मीडिया में चाहे लैक्टोज एब्सेंट हो या लैक्टोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, दोनों ही केस में इन दोनों लैक ओपेरॉन जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं होगा, क्योंकि ये जिस प्रोमोटर से रेगुलेट हो रहे हैं वो प्रोमोटर सीक्वेंस म्यूटेटेड है। तो ओवरऑल अब हमें इस ओपेरॉन को देखना है कि ये कैसे रेगुलेट हो रहा है। मीडिया में अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो रिप्रेसर मॉलिक्यूल इस ऑपरेटर से बाइंड करेगा, जिसके कारण ये लैक ओपेरॉन जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं होगा। मीडिया में अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में रिप्रेसर मॉलिक्यूल इस ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा, जिसके कारण लैक ओपेरॉन जीन्स का एक्सप्रेशन होगा। तो ओवरऑल अगर इस पार्शियल डाइप्लॉइड कंडीशन में देखा जाए तो वो लैक ओपेरॉन जो कि म्यूटेटेड प्रोमोटर के थ्रू रेगुलेट हो रहा है वो कंप्लीटली स्विच ऑफ रहेगा, और वो लैक ओपेरॉन जो कि यहाँ नॉर्मल प्रोमोटर से रेगुलेट हो रहा है ये इंड्यूसिबल कंट्रोल के थ्रू रेगुलेट होगा। यहाँ पे हमारे लैक ओपेरॉन की थ्योरी कंप्लीट होती है। लैक ओपेरॉन लेक्चर सीरीज के लिए मैंने जितने भी इमेजेस या फिर जो भी कंटेंट लिए थे वो ये इन दोनों स्टैंडर्ड बुक से लिए थे, आई जेनेटिक्स बाय रसेल एंड लेनिंजर के प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ओके, तो यहाँ पे थ्योरी कंप्लीट हो गई, लेकिन अभी भी हमने मेरोडाइप्लॉइड सेल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया है। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस थे लेकिन वो बहुत ही लेंदी थे, जिसके कारण उन्हें मैं अपकमिंग वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो वो वीडियो ज़रूर देखना और वीडियो के साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करना। याद रखना, ये 3 वीडियो देखने का लैक ओपेरॉन के ओवरऑल टॉपिक को समझने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ना आए। इसलिए अपकमिंग वीडियो को ज़रूर देखना ताकि आगे आने वाले किसी भी एंट्रेंस में लैक ओपेरॉन का एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। Thank you so much for your patience. I hope this video was useful. If you have any question, please feel free to comment in the comment section. Also, do not forget to like the video and subscribe my channel to get updates on my latest lecture videos. Thank you.